गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतीम गुप्ता, आपका एजुकेशन का टीचर। हम लोग आज सेकंड सेमेस्टर DLED सेकंड सेमेस्टर में आपका पेपर चल रहा था वर्तमान भारतीय समाज, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने शैक्षिक विचारकों का अध्ययन करना शुरू किया है। उसमें से पहले जो विचारक थे वो थे स्वामी विवेकानंद, उनको हम पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। अगले शैक्षिक भारतीय विचारक हैं वो हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका शिक्षा में क्या योगदान था, इनका एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी, इन्होंने एजुकेशन के बारे में भारतीय शिक्षा को क्या अपनी मौलिक देन दी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग इनके शैक्षिक योगदान को समझें, उससे पूर्व हम लोग इनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। इनको समझते हैं हम लोग। इनका जन्म 6 मई 1861 को जोड़ासांग को एक शहर था कलकत्ता में, उसमें हुआ। उसको समझ लेते हैं। इनका जन्म 6 मई 1861 को जोड़ासांग को शहर था कलकत्ता के अंतर्गत, उसमें हुआ और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला आगे देखते हैं। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो नामी ग्रामी या बहुत बड़े वकील थे और ये समाज सुधारक थे। ये जो राष्ट्रभक्त थे या देशभक्त थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। और उस समय जिस समय देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, स्वाधीनता की मांग की जा रही थी, इस समय उनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखते हैं। उनकी माता शारदा देवी थी, जो क्या थी, जो बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत बड़ी परोपकारी महिला थी, बहुत बड़ी विद्वान थी और सहयोग का उनके अंदर भाव भरे हुए थे। फलतः इनके जो लक्षण थे वो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर में भी देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। बचपन में ही इनकी माँ का देहावसान हो गया। इनका पालन पोषण इनके पिताजी ने ही किया, अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। इनकी विद्यालय के 1800 इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो विद्यालय से कहीं ज़्यादा घर पर ही हुई। घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। सन 1878 में इनको उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1880 में उन्हें ये वापस आ गए। आगे देखते हैं। 1901 में इन्होंने बोलपुर में, जो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर था, 100 मील दूर था, वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की, शांति निकेतन नामक आश्रम की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम से जाना जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दुनिया के समस्त देशों की संस्कृतियों का, समस्त देशों के धर्मों का, समस्त देशों के दर्शनों का अध्ययन किया जाता है। और ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। हम बात करते हैं इसकी शुरुआत, थोड़ा विवरण दे देता हूँ। इसकी शुरुआत केवल 6 बच्चों से शुरू हुई। तो आगे बढ़ते बढ़ते विकास होते एक कारवा बन गया और उसने एक विद्यालय का रूप ले लिया। शुरुआत में क्या था, ये एक विद्यालय था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये विश्वविद्यालय हो गया। आगे देखते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में। 1913 ईस्वी में इस साहित्यकार और कवि को नोबेल के लिए नोबेल मिला और ये इस महान भाव को पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। बात करते हैं आगे इनका 7 अगस्त 1941 को देहावसान हो गया। इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। ये उनका कुछ जीवन परिचय था जो मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं टैगोर का शिक्षा दर्शन, टैगोर का एजुकेशन फिलॉसफी क्या रही। उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने उन पर प्रभाव पड़ा, इनके व्यक्तित्व पर, इनकी शिक्षा पर, इनके फिलॉसफी पर, वो था रूसो, रॉबिन, जॉन ड्यूई, सोशियोलॉजी के जो विचार थे, शैक्षिक विचार थे या जो दार्शनिक विचार थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इनके विचारों को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में शामिल किया। ये प्रकृतिवाद और जो तीसरा था मैंने पढ़ाया था आपको, प्रकृतिवाद और नियोजनवाद, दोनों से प्रभावित थे। दोनों को ही उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों में शामिल किया। आगे देखते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या था। तो ये शिक्षा को मानते थे कि शिक्षा सभी प्रकार की वस्तुओं से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है। अर्थात शिक्षा वह है जो प्रत्येक छात्र को, बालक को सभी प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करे। तो शिक्षा का हमने दिया। आगे देखते हैं।
शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा की मौलिक देन थी, उसके उद्देश्य क्या थे उसको समझते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य पहला था, मैंने बताया, ये प्रकृतिवादी थे। ये चाहते थे छात्र का पूर्णतः विकास हो, छात्र का शारीरिक विकास हो। जब तक छात्र का शारीरिक विकास नहीं हुआ तब तक वो और किसी भी प्रकार की शिक्षा को स्वीकार उतने प्रभाव से स्वीकार नहीं कर पाएगा। यदि छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। और उच्च शिक्षा की बात करते हैं या आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते हैं, छात्र आध्यात्मिक शिक्षा तभी ग्रहण कर पाएगा जब वो शारीरिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। दूसरा उनका उद्देश्य था मानसिक विकास का उद्देश्य। उन्होंने कहा छात्रों का उनकी आय एवं स्तर के अनुसार मानसिक विकास किया जाए, छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। तीसरा था नैतिक शिक्षा की बात की, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की बात की, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने तीनों ही शिक्षाओं की बात की थी। उन्होंने भी नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक छात्र के आध्यात्मिक विकास की बात की। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, छात्र की शिक्षा कैसी हो, छात्र की शारीरिक रूप से क्या हो, शारीरिक रूप से बलवान, नैतिक रूप से श्रेष्ठ और चारित्रिक रूप से मजबूत बनाए या मानसिक रूप से मजबूत बनाए। इसकी बात की। नेक्स्ट था सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उद्देश्य। उनका जो उद्देश्य था वो सामाजिक था कि प्रत्येक छात्र के अंदर सामाजिक एटीट्यूड को स्थापित किया जाए, सामाजिक एटीट्यूड को विकसित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्र अपनी अप्रोच को बढ़ाए। नेक्स्ट अगला है सामाजिक क्षमता। उन्होंने कहा शिक्षा तभी सफल होगी जब वो किन्हीं परिस्थितियों में छात्रों को सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करेगी, जैसे कि इसकी परिभाषा थी। अगला था ये इनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण विधि क्या थी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने जो परंपरागत शिक्षण विधियाँ थी, जो रूढ़िवादी शिक्षण विधियाँ थी, जो सैद्धांतिक शिक्षण विधियाँ थी, उनका मुखर विरोध किया। ठीक उस प्रकार से यहाँ पर भी डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी परंपरागत शिक्षण विधियों का विरोध किया, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। उन्होंने कहा जो शिक्षण विधियाँ हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए ताकि छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हों, छात्रों की रुचि, उनकी गति, उनकी क्षमताएँ, उनकी योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। तो उसमें उन्होंने पहली शिक्षण विधि दी होती क्रिया विधि। वो चाहते थे प्रत्येक छात्र कोई भी कार्य सीखे, किसी भी चीज़ को सीखे, वो स्वयं कर सीखे, स्वयं वो करे। उसके बाद क्या करे वो, जैसे क्रिया विधि की उन्होंने बात की। क्रिया विधि से उनका छात्र किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, क्रिया के द्वारा सीखे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे नृत्य की बात करते हैं। यदि किसी छात्र को नृत्य सिखाना है तो नृत्य छात्र तभी सीख पाएगा जब वो स्वयं नृत्य करेगा। अभिनय किसी छात्र को सिखाना है तो अभिनय तभी कर पाएगा जब वो स्वयं अभिनय करेगा। और वैसे ही जैसे पेड़ पर चढ़ना, कूदना, हंसना, चिल्लाना, ये सारी क्रियाओं के द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी विधि थी वो थी प्रत्यक्ष विधि। जो हमारे शिक्षा शास्त्री थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो चाहते थे कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। छात्र अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा क्या करे, शिक्षा प्राप्त करे। चीज़ों का जो भी चीज़ सिखाई जा रही है उनको निरीक्षण करे, उनका अनुभव करे, उनसे संबंधित जो भी लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, उनको सामने रखे, तब अपने ज्ञान की वास्तविकता को पुष्ट करे। अगला है स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि। वो चाहते थे कि छात्रों की शिक्षा कैसी हो, स्वयं छात्र अपनी गति से सीखें, स्वयं छात्र अपनी रुचि से सीखें, स्वयं छात्र अपनी आवश्यकताओं से सीखें, स्वयं छात्र अपने के हिसाब से सीखें और वो क्या करें, स्वयं करके सीखें। अर्थात लेबोरेटरी मेथड की बात की उन्होंने, प्रयोग विधि द्वारा सीखें। जो भी छात्र जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को सीख रहे हैं, उनको प्रयोग करें ताकि उनका ज्ञान स्थायी होगा और प्रभावी तरीके से छात्र सीख पाएंगे। अगली शिक्षण विधि की बात की वो थी बात विधि। उन्होंने कहा कि छात्रों के अंदर मौलिक चिंतन बढ़ाने के लिए या चिंतन बढ़ाने के लिए किसी भी समस्या से संबंधित समाधान करने के लिए उनके अंदर तर्क एवं चिंतन से संबंधित जो विधि है उस पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। और अगली बात की उन्होंने बात विधि की, छात्रों में डिबेट मेथड द्वारा छात्रों को चीज़ें सिखाई जाए। तो ये समय की तत्कालीन शिक्षण विधियाँ डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताई। आगे है आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अध्यापक। इसको बता देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें वरना इसको बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
हम देखते हैं शिक्षा एवं अध्यापक, शिक्षा एवं अध्यापक, शिक्षा दर्शन की बात करें, अध्यापक की बात करेंगे, तो ये अपनी शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक को महत्व तो मानते थे, लेकिन शिक्षा का केंद्र बिंदु नहीं मानते थे। मैंने बताया था कि उन पर प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद दोनों का ही असर था, दोनों से ही प्रभावित थे। ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, छात्र क्या हों, छात्र जो शिक्षक हों तो शिक्षक क्या हों, दार्शनिक हों, पथ प्रदर्शक हों, दार्शनिक पथ प्रदर्शक, सहयोगी एवं मित्र की भूमिका में हो, ये क्या चाहते थे, ये प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद दोनों के समर्थक थे। ये चाहते थे शिक्षक हों तो कैसे हों, पथ प्रदर्शक हों, दार्शनिक हों, पथ प्रदर्शक दार्शनिक, सहयोगी, मित्र की भूमिका में हो। अर्थात छात्र को सीखने के लिए शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करें, अर्थात अधिगम से संबंधित वातावरण तैयार करें। छात्र उन परिस्थितियों में स्वयं ही अपनी गति, अपनी रुचि, अवस्था एवं क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से शिक्षक की भूमिका को क्लियर करते हैं। दूसरा है शिष्य। शिष्य की बात की, शिक्षा दर्शन एवं शिष्य, यहाँ पर देख लेते हैं शिष्य। जब शिष्य की बात करते हैं, उन्होंने कहा छात्रों को संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में केंद्र का स्थान दिया जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित जो भी कवायद है, जो भी शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ हैं की जा रही हैं, वो छात्र को केंद्र बिंदु मानकर ही की जानी चाहिए। अर्थात शिक्षा में जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षक हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करें, बच्चों को समझें, बच्चों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करें। आगे देखते हैं, आगे अनुशासन की बात कर रहे थे। अनुशासन, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर छात्रों को जो शारीरिक दंड दिया जाता था, छात्रों के शारीरिक दंड, जो कठोर दंड दिया जाता था, उसके विरोधी थे। वो कहते थे छात्रों को शारीरिक दंड ना दिया जाए, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, छात्रों को स्वानुशासन से अनुशासन स्थापित करना चाहिए, छात्र स्वयं भी अनुशासन स्थापित करें, इसकी बात करते थे। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली की बात की उन्होंने। परीक्षा प्रणाली की बात की। उन्होंने कहा तत्कालीन समय में जो भी शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन सिस्टम है, परीक्षा प्रणालियाँ हैं, वो दोषपूर्ण है। परीक्षा प्रणालियाँ ठीक नहीं है। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा प्रणालियों में सुधार किया जाए। अर्थात परीक्षा में छात्रों को केवल एक ही विषय से संबंध न रखा जाए, छात्रों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए। छात्रों को वार्षिक परीक्षा में ले जाकर छात्रों की स्टेप बाय स्टेप परीक्षाएं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो परीक्षा से संबंधित थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की। स्त्री शिक्षा उन्होंने कहा तत्कालीन शैक्षिक व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। अर्थात महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जानी चाहिए, उचित रूप से की जानी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा से संबंधित महिला विद्यालय खोले जाने चाहिए, महिलाओं को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा में विशेष सुविधाएँ देनी चाहिए, उनके नामांकन निश्चित रूप से कराए जाने चाहिए। ये कुछ बातें की उन्होंने। इसके बाद जन शिक्षा की बात की। जन शिक्षा की व्यवस्था, उन्होंने कहा भारत में तात्कालिक रूप से जो शिक्षा है वो कुछ कुलीन लोगों के लिए है, कुछ
वर्ग के लोगों के लिए जनसाधारण के लिए शिक्षा पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश के सभी व्यक्तियों को, देश के सभी नागरिकों को शिक्षा आसानी से सर्वसुलभ हो सके। तो ये कुछ बातें थी रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो मैंने बताई। आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ से आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।